हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर एस के रमन आपका स्वागत करता हूं राठौड़ आईएएस अकेडमी में। फ्रेंड्स, जैसे पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे स्पेस रिसर्च इन इंडिया के बारे में, यानी कि भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान का विकास किस प्रकार से हुआ है। तो अंतरिक्ष अनुसंधान के विभिन्न चरणों के बाद आज हम भारत में उन स्पेस सेंटर्स और यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे कि जिन स्पेस सेंटर्स और यूनिट्स के माध्यम से भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान को पूरा किया जाता है। यानी कि भारत में कुछ अलग अलग ऐसे स्पेस सेंटर्स रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए बनाए गए हैं, अनुसंधान और विकास के कार्यों को मैनेज करने के लिए बनाए गए हैं, जो अपने कार्यों के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों को संपूर्ण करते हैं और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से स्पेस रिसर्च को भारत में पूरा करते हैं। तो ये मुख्य मुख्य जो संस्थान है, हम एक नजर निकालते हैं और देखते हैं कि इनका क्या क्या काम है, कौन कौन से संस्थान कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। आमतौर पर एग्जाम में इन स्पेस सेंटर्स और यूनिट से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आमतौर पर पूछ लिया जाता है, एक तो उनके स्थान के बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन सा सेंटर या कौन सी यूनिट कहाँ पर स्थित है। दूसरा, उनके क्या क्या मुख्य कार्य हैं। इन दो प्रकार के प्रश्नों से आमतौर पर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन्हीं पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम आज इन यूनिट्स को और स्पेस सेंटर्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले और मुख्य जो स्पेस सेंटर है हमारा, वो है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर्स। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जिसकी की स्थापना 1972 में 1972 में की गई थी, वो केरल में तिरुवनंतपुरम के निकट थुम्बा में स्थित है। तिरुवनंतपुरम में जब विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की स्थापना की गई तो इसका जो मुख्य काम था वो था प्रक्षेपण यानों की टेक्नोलॉजी को और उनसे संबंधित जितने भी अनुसंधान और विकास के कार्य थे उनको रेगुलेट करना। जब विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की स्थापना की गई तो उस समय हमारा जो स्पेस का काम था वो बहुत इनिशियल स्टेज पर था, बहुत प्रारंभिक स्टेज पर था। तो ज्यादातर जो हमारे लॉन्चिंग रॉकेट्स या जो प्रक्षेपण यान थे उनके संबंध में एक पूर्ण रूप से और एक सिस्टमिक तरीके से रिसर्च करने के लिए, उनका विकास करने के लिए, उनसे संबंधित प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए जो है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की स्थापना की गई थी। तो इसका जो मुख्य काम है वो है प्रक्षेपण यान की टेक्नोलॉजी को विकसित करना या उसको कंट्रोल करना और उससे संबंधित विभिन्न कामों को मैनेज करना। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के बाद दूसरा और जो सबसे महत्वपूर्ण एक मुख्य हमारा जो स्पेस सेंटर है, जिसके बारे में सब जानते हैं, इसरो सैटेलाइट सेंटर। इसरो सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु में स्थित है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। इसरो का जो मुख्य कार्य है वो हमारे सैटेलाइट्स को डेवलप करना, उनका डिजाइन करना और इसके साथ साथ उनको पूर्ण रूप से ऑपरेशन के लायक बनाना, उनको चालू बनाना, उनको काम के लिए लायक बनाना ताकि वो प्रॉपर तरीके से काम कर सकें। तो इसरो सैटेलाइट सेंटर का जो मुख्य काम है वो है हमारे सैटेलाइट से संबंधित यानी कि उपग्रह से संबंधित डिजाइन तैयार करना, उनका निर्माण करना और उनके रखरखाव को यानी कि उनके परिचालन को नियंत्रित करना। जब इसरो की स्थापना की गई तो उस समय हमारे पास बहुत ज्यादा सैटेलाइट्स नहीं थे। केवल प्रारंभिक दौर पर जैसे भास्कर, आर्यभट्ट और एप्पल या IRS और ये इसके बाद जो इनसेट प्रणाली हमारी शुरू हुई, ये सब जो सैटेलाइट थे ये हमारे इसरो सैटेलाइट सेंटर के द्वारा जो बेंगलुरु में स्थित है उसके द्वारा इनको डिजाइन और इनको निर्मित किया गया है और उसी को ये कंट्रोल करते हैं। तो इसरो जो है वो एक मुख्य हमारा स्पेस सेंटर है जो सबसे अहम रोल प्ले करता है हमारे स्पेस रिसर्च में, और इसको ध्यान रखना है इसका जो सेंटर है वो बेंगलोर में है। इसरो के बाद स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का जो मुख्य काम है वो स्पेस से संबंधित सभी प्रकार के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम को यानी कि अनुसंधान और विकास के काम को देखना है। अनुसंधान और विकास से संबंधित विभिन्न कामों की, विभिन्न व्यवस्थाओं की देखभाल करना, उनको समन्वित करना, कोऑर्डिनेट करना और मैनेज करना है। अहमदाबाद के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के बाद एक और जो मुख्य सेंटर है हमारा वो है सार सेंटर। सार सेंटर की जो स्थापना है वो आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा में की गई। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में, जिसको कि आजकल हम सतीश धवन स्पेस सेंटर कहते हैं, इसका जो मुख्य काम है वो हमारे प्रक्षेपण यानों को लॉन्च करना है। सार की जो फुल फॉर्म है वो है स्पेस हाई एल्टीट्यूड रिसर्च या रिमोट सेंटर्स। तो श्रीहरिकोटा से जो हाई एल्टीट्यूड रिमोट सेंटर है या रिसर्च सेंटर है, ये हमारे प्रक्षेपण यानों की जो प्रौद्योगिकी है उसको जो लॉन्च करने का मतलब जो सिस्टम है
ये उसको कंट्रोल करता है। इसके बाद मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, जो कि ये कर्नाटक में हासन के पास है। कर्नाटक में हासन के पास स्थित जो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी है, इसका जो कार्य है ये हमारे सभी उपग्रहों को संचालित करने के लिए, यानी कि जब किसी उपग्रह को, किसी सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ दिया जाता है, स्थापित कर दिया जाता है, तो उसके स्थापित करने के बाद उसके बाद में उसको कंट्रोल करने का काम, उसको संचालित करने का काम जो है हमारा, वो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी जो कर्नाटक में बेंगलुरु के पास हासन में स्थित है। तो ये हमारे सभी सैटेलाइट्स को रेगुलेट करती है, उनको चलाती है, कंट्रोल करती है जब उनको अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया जाता है। तो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी के बाद दूसरा सेंटर है हमारा इजरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग कमांड कम्युनिकेशन नेटवर्क। जो इजरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग कमांड कम्युनिकेशन सेंटर है, इसके जो मुख्य जो सेंटर हैं वो, यानी कि इसकी जो अलग अलग ब्रांचें हैं वो तिरुवनंतपुरम, बेंगलोर, श्रीहरिकोटा, इसके अलावा मॉरिशस, कार निकोबार में भी इनका एक एक जो सब सेंटर है। और इसका जो मुख्य काम है वो हमारे सैटेलाइट्स को टेलीमेट्री प्रोवाइड करवाना, यानी जो ट्रैकिंग प्रोवाइड करवाना, और कम्युनिकेशन के संचार मार्ग को प्रोवाइड करवाना। यानी कि कोई उपग्रह जब कक्षा में स्थापित हो जाता है तो कक्षा में स्थापित होने के बाद उसको किस प्रकार से चलाया जाएगा, किस किस मार्ग से चलाया जाएगा, कौन से रूट को वो फॉलो करेगा, इसका काम इसरो की टेलीमेट्री ट्रैकिंग कमांड एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क के द्वारा इसको किया जाता है। इसके अलावा लिक्विड प्रोपोल्शन सिस्टम सेंटर, लिक्विड प्रोपोल्शन सिस्टम सेंटर श्रीहरिकोटा में स्थित इस सेंटर का मुख्य काम है जो वो प्रक्षेपण यानों के लिए द्रव ईंधन तैयार करना, यानी कि जो प्रक्षेपण यानों में जो हमारा एक ईंधन फ्यूल यूज किया जाता है वो लिक्विड प्रोपोल्शन को बोलते हैं। उसमें कई चीजों का एक मिक्सचर होता है और इसको प्रॉपर तरीके से उसको तैयार किया जाता है, उसको ऑपरेशन के लायक बनाया जाता है, और उसके बाद हम किसी रॉकेट को या किसी दूसरे सैटेलाइट्स को पूरा जब उसको हम यूज करते हैं, उसको काम के लायक बनाते हैं, तो इसमें इस ईंधन का, यानी कि जो लिक्विड प्रोपोल्शन है उसका यूज किया जाता है। और इसको करने के लिए इसके साथ साथ इसमें जो द्रव नौदक आधारित हमारे जो एक रॉकेट सिस्टम होता है उसको भी डेवलप करने के लिए इसका काम करता है। यानी कि रॉकेट के लिए जो सॉलिड प्रोपोल्शन या न्यूक्लियस प्रयोग किया जाता है, जिसको ठोस नोदक प्रणाली बोलते हैं। जो ठोस नोदक प्रणाली जो कि हमारे रॉकेट्स को लॉन्च करने के लिए प्रयोग की जाती है, उसका भी परीक्षण, निरीक्षण और उसका अनुसंधान, विकास करना, वो काम भी लिक्विड प्रोपोल्शन सिस्टम सेंटर का है। इसके अलावा अगला हमारा जो है इजरो इनर्शियल सिस्टम्स यूनिट, ये इजरो की ही यूनिट्स हैं। जो इजरो की इनर्शियल सिस्टम यूनिट्स है, यानी कि जड़त्वीय प्रणाली, जब इजरो कोई भी जड़त्वीय प्रणाली से संबंधित, हमारे सैटेलाइट से संबंधित, इस इनर्शियल सिस्टम से संबंधित सभी प्रणालियों को ये रेगुलेट करता है। और इनर्शियल सिस्टम से संबंधित जितने भी उपकरण या ऐसी मशीनरी या ऐसा जो कोई सिस्टम डेवलप किया जाता है तो वो इसरो की इनर्शियल सिस्टम यूनिट के द्वारा तैयार किया जाता है, और ये बेंगलोर में ही इसका सेंटर है। तो इसरो की इनर्शियल सिस्टम के बाद हमारा है डेवलपमेंटल एंड एजुकेशनल कम्युनिकेशन यूनिट। डेवलपमेंटल एंड एजुकेशन कम्युनिकेशन यूनिट गुजरात में अहमदाबाद में स्थित है। इसका जो मुख्य कार्य है वो है हमारे विकास और शैक्षिक संचार से संबंधित कामों को रेगुलेट करना। यानी कि जैसे हमारे शिक्षा से संबंधित कोई उपग्रह से द्वारा संचालित कोई शिक्षा का टेलीविजन के द्वारा कोई कार्यक्रम है, या सामाजिक पॉलिसी से संबंधित कोई कार्यक्रम है, इस प्रकार के कार्यक्रमों को रेगुलेट करने के लिए, यानी कि शिक्षा और अनुसंधान या विकास से संबंधित जो शैक्षणिक कार्यक्रमों को, सामाजिक कार्यक्रमों को रेगुलेट करने का काम है वो हमारी अहमदाबाद स्थित यूनिट डेवलपमेंटल एजुकेशन कम्युनिकेशन यूनिट के द्वारा किया जाता है। इसके बाद अगला हमारा है नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी का जो सेंटर है वो आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में स्थित रिमोट सेंसिंग एजेंसी का जो मुख्य कार्य है वो रिमोट सेंसिंग के माध्यम से हमारे जो भी एग्रीकल्चर लैंड यूज है, यानी कि कृषि आधारित भूमि प्रयोग, इसके अलावा किसी भी फॉरेस्ट से संबंधित, यानी कि वानिकी के संसाधनों का और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज का, इसके अलावा हमारे पास जितना भी हमारे समुद्र से मिलने वाले संसाधन जो कि ओशन रिसोर्सेज हैं, उनसे संबंधित रिमोट सेंसिंग के द्वारा मिलने वाला जितना भी डेटा है ये उसका अधिग्रहण करता है, अभिग्रहण करता है, और उसे प्राप्त करने के बाद उसको
अपने यूज के लिए विभिन्न दूसरे सेंटरों को अवेलेबल करवाता है। तो रिमोट सेंसिंग एजेंसी है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सेंटर है जो हैदराबाद में स्थित है, और इसका हमारे स्पेस रिसर्च में ही नहीं बल्कि हमारे सामाजिक और आर्थिक विकास के जो दूसरे प्रोग्राम हैं उसमें भी इसका एक बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि इसके द्वारा प्रोवाइड किया गया डाटा हमारी जो दूसरी पॉलिसीज हैं या दूसरे सेंटरों के द्वारा यूज किया जाता है। तो इसके बाद फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो कि अहमदाबाद में स्थित है, और फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी का जो काम है ये भी एक अनुसंधान और विकास के काम से जुड़ा हुआ है, और ये अपने आप में एक ऑटोनॉमस बॉडी है और सीधी डायरेक्ट अंतरिक्ष विभाग के अंदर ये काम करती है, और हमारे रिसर्च से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामों के दौरान ये एक कोऑर्डिनेशन और समन्वय का काम करती है, मैनेजमेंट का काम करती है। इसके बाद है नेशनल नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम जो कि बेंगलोर में स्थित है। जो नेशनल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है इसका जो मुख्य कार्य है वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज से संबंधित जितने भी कोई भी एरियाज हैं, जैसे कि हमारा बिहार में है, झारखंड में है, छोटा नागपुर पठार, उड़ीसा साइड में जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका डाटा ये रिकॉर्ड रखते हैं, इसके बारे में अनुसंधान करवाते हैं। विभिन्न लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की सहायता से भूमि के अंदर स्थित नेचुरल रिसोर्सेज का एक अनुमान लगाया जाता है, कहां कहां पर हमारे पास में कितने प्राकृतिक साधन अवेलेबल हो सकते हैं और उनका मैनेजमेंट, ये पूरा काम हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम है ये देखता है। और इसी के द्वारा प्रोवाइड कराए गए डाटे को भारत सरकार या राज्य सरकारों द्वारा दूसरे कामों में जो भी अपने सामाजिक आर्थिक नीतियां होती हैं उसके लिए इसको प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा एक और दूसरा मुख्य जो सेंटर है वो है नेशनल मेसोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर ट्रोपोस्फीयर रडार फैसिलिटी। ये जो सेंटर है इसका जो मुख्य कार्य है ये हमारे पर्यावरण अनुसंधान में स्थित लगे हुए जितने भी वैज्ञानिक हैं, जितने भी हमारे जो रिसर्च हैं उससे जुड़े हुए सभी कामों को ये कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। स्पेशली इसका जो काम है हमारा वो एनवायरमेंटल साइंस यानी कि पर्यावरण अनुसंधान से संबंधित है, और पर्यावरण के बारे में जैसे कि आजकल हम पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पढ़ते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ते हैं, और दूसरी भी जो लेटेस्ट जो पर्यावरण से संबंधित जुड़ी हुई समस्याएं हैं उन सब पर अनुसंधान ये संस्थान करता है, और उससे जुड़े हुए रिसर्च के जो निष्कर्ष हैं उनको पब्लिश करके उसके सुधार के उपाय के बारे में भी ये सुझाव देता है। इसके अलावा एक और मुख्य जो सेंटर है टेरस इसको बोलते हैं, ये थुम्बा में स्थित है, और इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर। जो इक्वेटोरियल भूमध्य रेखीय जो एक रॉकेट प्रक्षेपण यान का जो सेंटर था इसका जो मुख्य काम है वो हमारे रॉकेट से संबंधित, यानी कि ये रॉकेट्स को लॉन्च करता है, रॉकेट के प्रक्षेपण से संबंधित है, और इसका जो सेंटर है वो तिरुवनंतपुरम के निकट जो है वो थुम्बा में है। तिरुवनंतपुरम में बिल्कुल स्पेस जो हमारा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर था उसी के साथ में ही थुम्बा में टर्ल्स का सेंटर है, और टर्ल्स का जो मुख्य काम है वो जो है केवल ये हमारा जो रॉकेट होते हैं उसकी लॉन्चिंग को कंट्रोल करता है। तो ये इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर है। जो नेशनल नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट जो सिस्टम था इसका जो सेंटर है ये आंध्र प्रदेश में गंडकी के पास इसका सेंटर है। तो आप फ्रेंड्स आज की क्लास में ये हमारे जो स्पेस सेंटर से संबंधित कुछ मुख्य सेंटर्स या यूनिट्स थी, तो आज हमने इनके बारे में डिटेल से पढ़ा है, और स्पेशली इसमें दो प्रकार की बातों को ही ध्यान रखना है। पहले तो कौन सा सेंटर कहाँ पर स्थित है, यानी कि उसका सेंटर की जो जगह है, सिटीज है, उसका नाम, और उसके बाद इसके मुख्य काम क्या है, यानी कि इसके सेंटर की लोकेशन और इसका काम, यानी कि दो को ही अपने मुख्य तौर पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान रखना है। और आशा करते हैं कि इससे संबंधित कोई भी जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में गलत नहीं होगा। थैंक यू। और अगली क्लास में हम स्पेस से रिलेटेड जो इनसेट प्रणाली है हमारी, हम उसको पढ़ेंगे, और उम्मीद करते हैं कि वो भी आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो धन्यवाद, थैंक यू, और मिलेंगे अगली क्लास में।